Hello everyone, welcome to Gate Academy. As we were discussing our best 500 questions, objective questions on basic electrical engineering, already हम लोग के 11 आई थिंक 13 लेक्चर हो चुके हैं, हाँ? तो हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं डिस्कस करने के लिए, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम लोग ने अपने ये नेक्स्ट 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस में से अराउंड 15 क्वेश्चंस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग 15 टू 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, है ना? बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, let me introduce you with the various different courses that are ongoing on Gate Academy platform, so that you can get familiar and you can get to know about the different courses which are available on Gate Academy, and you can enroll in our courses and start your preparation. Okay. हमारे पास शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फ्लैगशिप कोर्स से, दैट इज अवर ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम्स। ठीक, ये हमारा ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम्स का जो कोर्स है ये आपके पीएसयूज के लिए भी हेल्प करने वाला है। अगर आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एनएसपीसीएल हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स में आपकी ये जरूर हेल्प करेगा। और ये जो हमारा ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स का कवरेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट कोर्स कवरेज मींस यू विल गेट योर टेक्निकल पार्ट जो आपका रहेगा। टेक्निकल पार्ट में आपके ए लेवल के पढ़ाया जाएगा और आपको जे लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और जो आपका सिलेबस है एज पर योर एग्जाम, क्योंकि मोस्टली जो एई के जो सिलेबस रहते हैं वो जनरली डिफाइंड है, जेई की भी सिलेबस एकदम ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। कुछ चीजें कम होती है, कुछ चीजें ज्यादा होती है, वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, है ना? तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो चीजें आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज अवर टेक्निकल एई, देन आफ्टर दैट यू आर नॉन टेक्निकल, ठीक है? तो नॉन टेक्निकल का भी कोर्स पार्ट इसमें पूरा इंक्लूडेड है। इस नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में आपका जो बेसिकली जो नॉन टेक्निकल है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। दैट इज योर मैथ्स, यू कैन से दैट एप्टीट्यूड, ठीक है? एंड आफ्टर दैट योर रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, देन उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, देन जीके, जीएस, जीए, ठीक है? तो ये सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। अलोंग विथ इट आपके यहाँ पे इंग्लिश इंक्लूडेड है, हिंदी है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी काफी क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे शॉर्ट आउट है, ठीक है? तो ये कोर्स आपको 777 रुपीज के प्राइस में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दोनों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक? देन आप अगर एसएससी जेई एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे एसएससी जेई एग्जाम 2025 या अपना जो अगला आने वाला है 2026 उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए जरूरी ये होगा कि आप क्या करें, एक ऐसे कोर्स में एनरोल करें जो कि स्पेशली डिजाइंड हो एसएससी जेई के लिए। बिकॉज अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो इस चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमारा जो एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसका जो सीबीटी वन वाली पार्ट है उसकी मैं बात करता हूँ पहले। सीबीटी वन जो है हमारा, इस सीबीटी वन को हम लोगों ने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। दैट इज योर टेक्निकल पार्ट, इसको मैं टेक वन कहता हूँ, एंड नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक वन एंड नॉन टेक्निकल पार्ट ये आपको कंप्लीट यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसी में आपका जो सीबीटी टू है, अगर आप सीबीटी वन को क्लियर करेंगे देन आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीबीटी टू को अपेयर करने का। और सीबीटी टू के अंदर आपका जो आपको टेक टू देखने को मिलेगा, टेक्निकल का सेकंड स्टेज, और कहना चाहिए कि सेकंड लेवल भी, है ना? क्योंकि फर्स्ट लेवल जो टेक्निकल सीबीटी वन में आ रहा है वो क्या है, काफी इजी सिंपल सा रहता है। सीबीटी टू में टेक्निकल का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, जो कि एक टेक्निकल बच्चे के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भाई एकदम हर चीजें सिंपल नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें थोड़ी ऐसी भी रहनी चाहिए जो कि बच्चा मेहनत किया हो उसको उसका फ्रूट मिले, ठीक है? तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सभी चीजें आपको प्रोवाइड की है 777 रुपीज के प्राइस के अंदर 365 डेज की वैलिडिटी के साथ, ठीक है? और अगेन ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एसएससी जेई की ही एक्सक्लूसिवली तैयारी कर रहे हो, या आप आरआरबी जेई की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, या आप किसी भी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू है ये जरूर सॉल्व करें। एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के जेई एग्जाम देने जा रहे हो,
ठीक है। तो आप एसएससी जेईई की पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एसएससी जेईई की जो पीवाईक्यूज हैं गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। ई बुक के फॉर्म में हम आपको ये पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो ई बुक है ये आपको प्रोवाइड की जा रही है मात्र 222 रुपीज में। ठीक। और जिसके अंदर हमारा 2007 से लेके 2024 तक जितने भी हमारे सीबीटी वन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज बाइफरकेट करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ अ काइंड, है ना। और सिमिलरली इसी के साथ में ये तो आपके टेक्निकल वाली बात होगी, टेक्निकल पार्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर ही रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं एकदम उसमें, तो आपके जरूरी ये भी है कि आप रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाली पार्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे, बिकॉज ये 100 मार्क्स ये दोनों मिला के आपको क्या देने वाले हैं, दिस विल टुगेदर विल गिव यू 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स के अंदर आप जो है अपना 48 नंबर बहुत इजीली, 47, 48, 45 प्लस नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट से। ठीक है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट से आप 48 नंबर स्कोर कर सकते हैं, रेस्ट आपको यहाँ से मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर पाए उतना आपके लिए बेटर होगा। बाकी आपके जो 100 मार्क्स हैं आपके जनरल आपके जो स्ट्रीम है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको स्कोर करने हैं। ठीक है। तो ये जो, चाहे आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाली बात करें, चाहे आप जनरल अवेयरनेस वाली बात करें, आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि भाई आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए, क्योंकि आप अगर पीवाईक्यूज जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज का आइडिया नहीं लगने वाला कि भाई हाँ यार मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चेंज हो रही है चीजें। ठीक। ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे आपको ई बुक्स के अंदर अपने पीवाईक्यूज में मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफी एरर फ्री ई बुक है ये, 222 रुपीज प्लस जीएसटी की प्राइस में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन अवेटेड है एट द एंड ऑफ नवंबर और एट द स्टार्ट ऑफ दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आरआरबी जेई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन, बिकॉज जो आरआरबी जेई की तैयारी है उसके अंदर आप एक बात को ध्यान दें, तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये एज कम्पेयर टू एसएससी जेई, ऑल्दो द सिलेबस इज सेम एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आरआरबी जेई के अंदर आपको एक मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बाकी सब चीजें सेम है। बट चीज ऐसी है कि एसएससी जेई के अंदर आपके सीबीटी वन में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का बैलेंस बना के चलना है, वहीं पे आरआरबी जेई के अंदर आपको सीबीटी टू में टेक्निकल नॉन टेक्निकल का बैलेंस होना चाहिए, सीबीटी वन इज प्योरली नॉन टेक्निकल। लेकिन कोई बंदा है जिसको लग रहा है कि नहीं यार मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, मुझे केवल नॉन टेक में हेल्प चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है 499 रुपीज के प्राइस के साथ फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आपका यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा, जो भी आपके आरआरबी जेई के अंदर आ रहा है, दैट इज मैथ्स, दैट इज रीजनिंग, दैट इज जनरल साइंस, दैट इज जनरल अवेयरनेस, दैट इज जनरल नॉलेज, दैट इज योर कंप्यूटर, वेदर इट इज योर एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन वाला पार्ट, सभी चीजें यहाँ पे आपके नॉन टेक वाली पार्ट कंप्लीट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पे अगर आपने सीबीटी टू की बात करो तो सीबीटी टू के अंदर आपका टेक्निकल वाला पार्ट कवर किया जा रहा है, वो भी आपको 499 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर आरआरबी जेई, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज की जरूरत है, और वो कंप्लीट पैकेज गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है एट ए प्राइस ऑफ 777 रुपीज, जिसके अंदर आपका सीबीटी वन, सीबीटी टू, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी मात्र 777 रुपीज के वैलिडिटी, 777 रुपीज के प्राइस में फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ये जो कोर्सेज हैं हमारे आरआरबी जेई के, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल हो चाहे मैकेनिकल, सभी के लिए हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है। तो आप जाके गेट एकेडमी की वेबसाइट या गेट एकेडमी की प्लेटफॉर्म ऐप में, दैट इज गेट एकेडमी डॉट शॉप की वेबसाइट या गेट एकेडमी की ऐप जाकर के आप जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे जो भी कोर्सेज आपको सुटेबल लगते हैं उसको आप एनरोल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बताऊं मैं आपको कि अपना जो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर एई और जेई की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी, जिसमें हमारे सभी ऑल ओवर इंडिया जितने भी एस्पिरेंट है सभी एलिजिबल होंगे, बशर्त ये है कि आपको जो बाहर के स्टेट के एस्पिरेंट है वो अनरिजर्व कैटेगरी काउंट किए जाएंगे, है ना। तो वो चीजें हैं यहाँ पे, बट वैकेंसीज काफी सारी हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज है, एई की पोस्ट है, जेई की पोस्ट है। ठीक। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई मैं ए की तैयारी करूं, मैं जेई की तैयारी करूं, तो अगर सबको ये भी रहता है कि यार मुझे ना अलग अलग कोर्स भी नहीं चाहिए, मैं एई का कोर्स अलग नहीं चाहता, मैं जेई का कोर्स अलग नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक कंबाइंड कोर्स मिले मुझे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गेट एकेडमी आपके लिए लाया है एई प्लस जेई कंबाइंड कोर्स, आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट आपका सिलेबस का कवरेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, चाहे वो एई लेवल के लिए आपका टेक्निकल वाला पार्ट हो, चाहे वो आपके जेई लेवल के लिए टेक्निकल वाला पार्ट हो, जो न्यू सब्जेक्ट्स होंगे सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है।
2000 प्लस आपके यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जो लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी के साथ में, और रिकॉर्डेड लाइव कोर्स है हमारा 999 रुपीज का प्राइस में आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो और अगर आप यूपीपीसीएल जेई 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए 999 रुपीज की प्राइस के अंदर गेट अकेडमी आपको बहुत ही शानदार कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। CBT 1 CBT 2 सभी चीजें यहाँ पे कवर की जा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट कहना चाहिए मुझे कि डिफरेंट कोर्सेज दैट आर ऑनगोइंग ऑन गेट अकेडमी प्लेटफॉर्म। सो आप getacademy.shop की वेबसाइट या गेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे गेट अकेडमी की ऐप में जाकर के डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए वहाँ पे डेफिनेटली एक सुटेबल कोर्स आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, तो आप उसको एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं गेट अकेडमी के साथ। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आइडियल करंट सोर्स, अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल वोल्टेज सोर्स और नन ऑफ द अबव। तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, एक आइडियल करंट सोर्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और उसमें जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स रहता है दैट इज इनफाइनाइट। बट वहीं अगर मैं इसको प्रैक्टिकल की बात करूं, तो प्रैक्टिकली इसके अंदर क्या रहेगा, एक करंट है, करंट IS, हियर देयर इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RS। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, और ये जो है हमारा एक क्या कहना चाहिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ये प्रैक्टिकल है, ये आइडियल है। तो आइडियली जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, और प्रैक्टिकली क्या हो है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। तो रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वही क्वेश्चन अगर हमारा किसके लिए रहता, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करता, तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है ना, वोल्टेज सोर्स होता, सीरीज में एक रेजिस्टेंस होती है हमारी वहाँ पे। ठीक है, और आइडियली क्या होती है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, और वोल्टेज सोर्स प्लस वोल्टेज सोर्स रहता है। ठीक, चलिए आगे। अगला है हमारा न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट ऑफ एनी ग्राफ विल बी। फंडामेंटल कट सेट की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट। ठीक, same as number of twigs, same as number of tree branches, same as number of nodes or equal to 1। तो कट सेट्स जो रहते हैं हमारे, फंडामेंटल कट सेट की अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल कट सेट हमारे क्या रहते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ ट्विग्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वहीं पे जैसे कि एक कट सेट होता है हमारा, दूसरा क्या चीज है, दूसरा है हमारा टाई सेट। टाई सेट जो रहता है ये क्या रहता है, ये रहता है हमारा फंडामेंटल, नंबर ऑफ फंडामेंटल टाई सेट पूछेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर ऑफ क्या है हमारे, नंबर ऑफ लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, मतलब वैसे तो ये हमारे SSC जेई के एग्जाम के उसमें सिलेबस में नहीं है। सिलेबस क्या है, मतलब उसमें पार्ट नहीं है, बट आपका जो ये है योर MP ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा कट सेट टाई सेट में। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग्स, नंबर ऑफ फंडामेंटल टाई सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। नेक्स्ट इज फॉर डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो। हमें हमें कोई एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। अगर और भी पोलैरिटी, तो हमें किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट आई हो गई। ठीक है, चाहे कहीं से भी फ्लो हो रही हो, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है टू डिटरमाइन द पोलैरिटी, वैल्यू ऑफ करंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू डिटरमाइन द पोलैरिटी। किस चीज की जरूरत है हमको, हमको जरूरत है यहाँ पे जो भी इसके अक्रॉस EMF होगा, जो भी वोल्टेज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है। ठीक है,
तो हमको जरूरत है किसकी, हमको जरूरत है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? जस्ट अ मिनट ना, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग का हो गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर Vx। ये 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है Vx, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है इन द गिवन सर्किट। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यहाँ से करंट सोर्स है, दैट इज आई एम्पियर, नहीं ये आई एम्पियर नहीं 1 एम्पियर होगी है ना, और यहाँ पे वोल्टेज है 2 वोल्ट का। तो वोल्टेज क्योंकि आप जान रहे हैं पैरेलल में सेम रहेगा, देयरफॉर दिस Vx विल बी 2। So simple question, yet confusing because of that current source, but answer you is your 2 volt. Okay. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड RL फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इज। ठीक है, तो RL जो है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से अपनी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी हो सकती है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फार्मूला है पी मैक्स इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। ठीक, VTH VTH कितना है, थेवेनिन वोल्टेज हमारा क्या है, देखो हमको क्या करना रहता है बेसिकली, इसको जो भी लोड जिसके क्रॉस हमको निकालना है उसको हमको हटा देते हैं, हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसके यहाँ पे VTH की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी हमको, यहाँ पे VTH की वैल्यू देखने को मिलेगी हमारी 100 वोल्ट। ठीक, देन उसके बाद हमारा RTH कितना देखने को मिलेगा, टोटल ओवर और रेजिस्टेंस हमारा जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो भी कितना है हमारा 100 ओम देखने को मिलेगा। तो VTH स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH दैट इज 4 इंटू 100, तो 100 अपॉन 4 इंटू 100, 100 100 कैंसल, 100 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25। तो 25 वॉट इज द करेक्ट आंसर, 25 वॉट, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप जान ही रहे होंगे है ना, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के समय में जो वोल्टेज है उसका 50% ही क्या होता है, जो हमारा लोड है या जिसके क्रॉस हम लोग उसको निकाल रहे हैं वो अपना क्या है, लोड के क्रॉस 50% ऑफ वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। क्लियर? फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन बड़ा होता तो फिर हम लोग को RTH VTH अलग से फाइंड आउट करना पड़ता, बट यहाँ पे वो डायरेक्टली निकल जा रहा था। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये थेवेनिन है एक साथ है, थेवेनिन वोल्टेज एंड नॉर्टन करंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर आर। थेवेनिन वोल्टेज निकालना है और नॉर्टन करंट निकालना है इसी सर्किट का। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज ये ओपन है, करंट यहाँ पे सिर्फ फ्लो करेगी, करंट यहाँ फ्लो करेगी, 2 एम्पीयर की करंट यहाँ जा रही है, यहाँ पे इसके क्रॉस प्लस, यहाँ माइनस, ये हो गया 12 वोल्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा क्या 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, यही VAB की मुझे निकालनी है, तो ये हो गया यहाँ पे आया प्लस 12। तो 12 वोल्ट हमारा थेवेनिन वोल्टेज है, किसी में 12 वोल्ट है, दोनों में, यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, तो हमको नॉर्टन करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अलग अलग रहता नॉर्टन करंट तो सिर्फ वोल्टेज से आंसर आ गया था हमारा, बट अब नॉर्टन करंट निकाल लेते हैं। नॉर्टन करंट कैसे निकलेगा, तो नॉर्टन करंट हमारा निकलता है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ही थिक हो गया था। ठीक, शॉर्ट करेंगे और यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है हमारी, ये क्या है, नॉर्टन करंट आपको मिलेगी। ठीक, तो नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद ये 6 ओम और 6 ओम के इक्वल रेजिस्टेंस में, दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो IM की वैल्यू क्या आएगी 1 एम्पियर, देयरफॉर आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 12 वोल्ट 1 एम्पियर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए 12 वोल्ट 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां सवाल क्या है, हमारा 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि show how four 1 ohm resistor must be connected to give a overall resistance of 1 ohm across the terminal AB। तो हम इसमें हमको बोल रहा है कि हम किस तरीके से चार एक एक ओम के रेजिस्टर को किस अरेंजमेंट में सजाएंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आए ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वो कितना आए 1 ओम का आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस समझ लो ए और पैरेलल में ए है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है A/2 हो जाती है। ठीक, तो अगर मैं आंसर आपसे कहूं तो आंसर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ओवरऑल रेजिस्टेंस एक चाहिए तो मुझे चाहिए दो पैरेलल में दो क्या है, और दो पैरेलल में दो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 1 ohm resistance in series, therefore it will become 2 ohm, then 1 and 1 ohm resistance in series, it will become 2 ohm, or 2 ohm parallel to 2 ohm, that is equal to 1। क्लियर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर वन में देख लेते हैं, ये होगा 1 ohm पैरेलल टू 1 ohm 0.5 0.5 प्लस 1 ये हो जाएगा 2.5। ठीक, 1 ohm पैरेलल में 1 ohm 0.5 पैरेलल टू 1, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। 1 इंटू 0.5 0.5 अपॉन 1.5 1 बाई 3.33, ये हो जाएगा 1.33। ठीक, 1 पैरेलल 1 1 1 1 दैट इज 1 बाई 4, सॉरी 4 बाई 1 दैट इज 1 बाई 4.25 0.25। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारा रहा, बट आंसर हमको पहले ही मिल गया था। और ये आप ऐसे क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तब आपको क्या है तुरंत देख के समझ आएगा कि हाँ भाई ये एक और एक सीरीज में इसके बाद पैरेलल में ये सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू मुझे इतनी मिल जाएगी। अब हो सकता था कि एग्जाम में ये इसको सिंप्लीफाई ना करके 1 ओम ना लिख के आपको लिख देता भाई कितना 12 ओम 17 ओम 13 ओम ऐसे टाइप की वैल्यू लिख देगा, तो आप थोड़ी सी घबरा जाओगे बिकॉज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में कैलकुलेशन की कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट थी नहीं, है ना, सिंपली हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स, तीन आइडेंटिकल कॉइल्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, सभी का रेजिस्टेंस आर ओम एंड इंडक्टेंस एल मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन स्टार एंड द टोटल पावर डिसिपेटेड इज पी किलोवाट। ठीक है, इफ द सेम कॉइल्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, अगर उसी सेम कॉइल को जो कि पहले स्टार में कनेक्टेड थी विद रेजिस्टेंस एंड विद इंडक्टेंस जो भी उसका हो, उसकी पावर की हम लोग बात कर रहे थे, टोटल पावर डिसिपेटेड जो भी उसने पावर डिसिपेट किया पी किलोवाट का, अगर उसी को अब मैं डेल्टा में कनेक्ट कर दूं तो अब क्या होगा। तो डेल्टा में होता क्या है, सिमिलरली जैसा कि पावर, जैसे कि रेजिस्टेंस में होता था कि दैट इज पावर इन स्टार, दैट इज पावर इन डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू पावर इन स्टार। ठीक है, जो डेल्टा में पावर है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ स्टार में जो पावर है उसका होता है। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है कि पहले ये किस में कनेक्टेड था, अर्लियर इट वाज कनेक्टेड इन स्टार, पहले ये स्टार में कनेक्टेड था। अब किस में कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको, अब इसको डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहले पावर पी थी, पी किलोवाट थी, अब पावर क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पी किलोवाट, दैट इज 3 पी किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका जस्ट उल्टा भी होगा, अगर हमसे कोई पूछ देता है कि पावर इन स्टार इतना है, पावर इन स्टार अगर हमसे निकालने बोलेगा, दैट विल बी पावर इन डेल्टा, पावर इन डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो उस केस में 3 से डिवाइड आपको कर देना है, जैसा जैसा रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि रेजिस्टेंस इन स्टार इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टार, और जस्ट इसका उल्टा रेजिस्टेंस इन स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन डेल्टा अपॉन। ठीक, अब यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है कि आप रेजिस्टेंस इन डेल्टा रेशियो रेजिस्टेंस इन ओपन डेल्टा, ये आप बताइए कितना होता है। ठीक है, ठीक, यहाँ का मैंने आंसर आपको बता दिया 3 पी किलोवाट। अब ये ओपन डेल्टा है, इसका आप लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो भी हम लोग ने ये बनाया है इसका क्या होगा। ठीक, 5 एम्पेयर की करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, 3 एम्पेयर की करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों मिला के हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन और उसका 8 एम्पेयर। ठीक,
दो ओम पैरेलली कनेक्टेड, तो दो ओम क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स के अंदर, सॉरी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो ये इसके क्रॉस होने वाला वोल्टेज 8 एम्पियर, 1 ओम, 8 वोल्ट प्लस ऊपर माइनस नीचे 8 वोल्ट, 8 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो इसके बाद सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ पे एंटर किया तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, 8 एम्पियर इंटू 1 ओम दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यही 8 वोल्ट हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स बन गया। और ये वोल्टेज सोर्स के साथ में जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इन पैरेलल, अब वो करंट हो जाएगा इन सीरीज। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बस किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, चले आगे 25वें सवाल की ओर। 25th क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द सीरीज पैरेलल सर्किट शोन इन फिगर, इस फिगर में दिया गया सीरीज पैरेलल सर्किट, फाइंड द करंट आई इज इक्वल टू, हमको करंट निकालनी है बेसिकली। और ये करंट हमारी कैसे निकलेगी, करंट हम जान रहे हैं टोटल वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर टी एच, टोटल या आर टोटल टी एच लिखने की आदत सी हो गई है, और टोटल। ठीक, तो ये हो गया हमारा 200, और आर टोटल हो गया हमारा क्या, 6, पैरेलल में 2, चलो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 6 × 2/8 प्लस 4 प्लस 2.5, 6 2 * 12, 12/8, 4 3 12, 4 2 8, 3/2 1.5, 4 प्लस 1.5 प्लस 2.5, 2 3 4 4 4 8, तो 8 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस आया, 8 आया, 8 2 5 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमको कह रहा है कि एक 100 वोल्ट 60 वाट का लैंप है जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज विद 100 वोल्ट 100 वाट का लैंप। ठीक है, तो दो लैंप यहाँ पे हमारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। These two lamps are connected in series across a supply of 200 वोल्ट, 200 वोल्ट की 200 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस ये कनेक्टेड है। ये है हमारा 60 वाट का, दूसरा है हमारा 100 वाट का। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट की है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप इन वॉट, हर एक लैंप के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया है। और क्योंकि दोनों क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों से फ्लो होने वाली करंट सेम है। और पावर, अब हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो I2R ज्यादा बेटर है हमारे लिए यूज करना। बट उसके लिए सबसे पहले हमको ओवरऑल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस ओवरऑल करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ओवरऑल रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 1 दैट इज R1। तो V²/P हमारा फॉर्मूला V²/P, पहले का वोल्टेज है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P दैट इज पावर 60, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। ठीक 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 ठीक, सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको इसको आप ठीक है, अपने हाथों से सॉल्व करना, और मैं करूंगा 166.66। ठीक, ये मुझे रेजिस्टेंस R1 मिल गया। मैं रेजिस्टेंस R2 निकाल ले रहा हूँ, सिमिलरली V²/P2, यहाँ का P1, V1², V2 स्क्वायर। P2 भी वोल्टेज कितना है, डिवाइडेड बाई 100 ही है, तो ये हो जाएगा, सिंपल है, 100 ओम, 166 ओम।
टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल मेरा निकल गया R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 266.66। बढ़िया है। अब मुझे करंट निकालनी है, टोटल करंट आई टोटल इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर टोटल, और ये आएगा मेरा 200 बटा 266.66। फिर से मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर। जो आरआरबी वाले बच्चे हैं इनको हाथ से करना होगा, जो हमारे क्या कहना चाहिए एसएससी वाले हैं उनके लिए ठीक है। 0.75 एम्पियर आया। ठीक, 0.75 एम्पियर। अब ये 0.75 एम्पियर रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी तो कितना पावर क्रिएट करेगा, तो पावर 1। चेंज कर दूं क्या कलर, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन लेकिन ठीक है, अच्छा सिंपल है। पावर कंज्यूम्ड इन लैम्प 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R1। आई स्क्वायर कितना हो गया 0.75 का स्क्वायर इंटू 166.66। ये कितना आएगा, फिर कैलकुलेटर लगेगा। 0.75 स्क्वायर इंटू 166.66, 93.74 पावर कंज्यूम्ड है तो वॉट में, वैसे भी वॉट में ही रहेगा क्योंकि हम आई स्क्वायर निकाल रहे हैं। आई स्क्वायर R2 टू 0.75 बिकॉज दोनों सीरीज में हैं और सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों से फ्लो हो रही है। 56.25। क्लियर। मेरी वजह से ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा है, अरे ठीक है, बस मैं आगे वॉट वॉट लिखा हूँ वही छूटा है, बाकी सब आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये वॉट है 93.74 वॉट 56.25। ठीक, अब आपको यहाँ से ये नजर आया कि भाई जिसमें जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, जिस अ, जिस लैंप का रेजिस्टेंस ज्यादा था उस लैंप में पावर लॉस ज्यादा हुआ, ज्यादा पावर उसने कंज्यूम किया। और जिस लैंप का वोल्टेज कम था बेसिकली उसने क्या किया है, जैसे 60 वॉट ये था, 100 वोल्ट था, इसका वोल्टेज कम था, उसका क्या था, और रेजिस्टेंस ज्यादा था, जिसका वोल्टेज ज्यादा था उसका क्या था, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से अपन यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन भी निकाले हैं, है ना। और हमारा जो आंसर आया है ये कौन सा आंसर है, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। क्लियर। ठीक, सो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलता हूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन ओनली लीनियर प्रिंसिपल, ओनली होमोजेनिटी प्रिंसिपल, बोथ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रू। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों पे है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए दोनों का कहने का मतलब तो सेम ही है। ठीक, आंसर यही है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सुपरपोजिशन थ्योरम एक लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क पे ही वर्क करेगा। किस पे, एक लीनियर एक्टिव एंड बायलैटरल नेटवर्क रहता है, उसी के अंदर हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते इससे हम लोग, है ना। किसी सर्किट में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक सोर्स पावर होने चाहिए तभी ये वर्क करेगा, है ना। नॉन लीनियर सर्किट्स पे काम नहीं करता, सिर्फ लीनियर सर्किट रहेगी तभी ये क्या करेगा, वर्क करेगा। नॉन लीनियर पे काम नहीं करेगा, पावर कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, यहाँ पे वेव्स बने हुए हैं और वो वेव के अकॉर्डिंग हमको फॉर्म फैक्टर बताना है। ठीक है,
फॉर्म फैक्टर बताएंगे हम। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है कि भाई फॉर्म फैक्टर, अब अपने को तो यहाँ जगह बनेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू पेज लेता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, देन डिलीट दिस। कैसे ही, अरे ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं अपने पास। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, है ना, यही है फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अगर मैं साइनसोइडल वेव की बात करता हूँ, अगर मैं साइन वेव की बात करता हूँ, तो साइन वेव में मैं अगर फॉर्म फैक्टर निकालता हूँ, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? होती है मेरी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू को मैं एम दिखा देता हूँ, एम अपॉन √2। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट, हाँ पाई अपॉन 2 रूट। ठीक, ये साइन वेव हो गया हमारा, मतलब क्या था, पाई अपॉन 2 रूट 2। ये आ गया एक का ओ, फर्स्ट का ओ, फर्स्ट का ओ, आई ओ आई ओ आई ओ, ओ करेक्ट हो गया हमारे आई से, तो ये वाले दो सही हैं, बाकी ये सब गलत है। ठीक, अब अगर अपन एक भी एन एम कोई भी मिला दिए, एम हमको मालूम चल गया, एम क्या है, एम फोर्थ का है, तो सभी को पता है। फॉर्म फैक्टर यूनिटी किसका होता है? रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेव का, सबको मालूम है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी आरएमएस वैल्यू दोनों सेम ही होती है ना, सॉरी आरएमएस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है, तो उसमें इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग सब निकाल लेते हैं। अगला मुझे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर वेव में निकाल लेते हैं, स्क्वायर वेव, और ट्रायंगुलर वेव निकाल। ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होगा? ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर आपका फिर से पीक वैल्यू आरएमएस अपॉन एवरेज। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो गई? एम अपॉन, यहाँ √2 होती है, यहाँ पे क्या होती है? √3 होती है, और ये होता है एवरेज वैल्यू ट्रायंगुलर वेव की, एम अपॉन 2, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2, ये हो जाएगा ऊपर 2, नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, फिर तो अपना स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, हाफ वेव, हाफ वेव, हाफ साइन वेव की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा? एम अपॉन 2 अपॉन एम अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 5/2। अपने को मालूम चल गया कि ओ का आई है, एम का 4 है, ये हमारा ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव का फॉर्मूला क्या है? ये है। तो आई का 3 है, आई का 3 कौन सा है? ये है। एम का ये मालूम था, इसका निकालते नहीं हम लोग क्योंकि बहुत बड़ा है। 2 3 निकालने से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा कुछ दिख ही रहा था हमको, ये अल्फा अल्फा जो वैल्यू है इसी में है, और ये भी यहीं पे है, दिस मीन्स दैट इसका एन का 2 ही था। ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता था, कॉमन सेंस लगा के भी अपन कर सकते थे, बट आपको पता रहना चाहिए कि किसका क्या है। ये तो मोस्ट कॉमन
जो वेव्स हैं उसका क्या आरएमएस वैल्यू है, क्या एवरेज वैल्यू, क्या फॉर्म फैक्टर है, क्या क्रेस्ट फैक्टर है, सब चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइन द करंट वेव फॉर्म फॉर्म्स शोन फिगर जो भी है, रेजिस्टेंस 5 ओम का एवरेज पावर हमको निकालना है। ठीक, ये कौन सा वेव दिख रहा है भैया, हमको ट्रायंगुलर वेव दिख रहा है। तो मैं यहाँ से पावर निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे आई आर एम एस की रिक्वायरमेंट है ना। मुझे क्या चाहिए, आई आर एम एस चाहिए। आई आर एम एस क्या है हमारे पास, हम लोग ने बात किया था मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाई √3 करंट आ गई मेरी। अब इस करंट का स्क्वायर इंटू 5, आई स्क्वायर इंटू आर, पावर आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या है, आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 10/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5, ये हो जाएगा 100/3 इंटू 5, 33.33, 33.33 इंटू 5, 33.33, 33 10 टाइम्स 33 का आधा, 160, 165, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे निकाला, ये 100/3 333 हो जा 33.33 आता, 33.33 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 333 आ गया, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करना था एक्चुअल में, तो 2 किया तो 167 आ गया। बाकी आप गधों की तरह क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो सॉल्व करके। बाकी अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, सिंपल क्वेश्चन। ये कुछ गलत लिखा है, ठीक है, जाने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट में, दिए गए सर्किट में करंट की वैल्यू आई कितनी होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ का वोल्टेज अपन V मान लेते हैं, और मैं मानता हूँ कि 2 मेरा इनकमिंग है। इनकमिंग कहाँ से आ रही है, ये 20 से लेके V तक। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस कितना वोल्ट पर कितना एम्पीयर करंट आ रही है, +2 इज इक्वल टू V माइनस 5I बाई 3। ठीक, ठीक है। आई क्या है हमारी, आई अगेन हमारी क्या है, 20 - V/2। तो ये आई की जगह में हम 20 - V/2 पुट करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। +2 इज इक्वल टू V - 5, इसको अलग अलग कर देता हूँ, 20 - V/2। 20/2 -V/2 +2 -V/3, इसको इधर ला लिया। 5 - 5/6, 20 - V। बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया यार। 20/2 10, 10 + 2 -V/2 -V/3 is equal to 5/3, 5 10 10 10 10 10 10 50 50/3। ये हो गया 50/3, इधर ला लिया, इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस 5/6 V। अब सब V को उधर ले जा देते हैं, ये हो गया 12 + 50/3 इज इक्वल टू
5/6v plus v/2 plus v/3. 36 plus 55, 6, 7, 8, 86. 86/3 is equal to 5 plus 3 plus 2 v upon 6. ये हो गया 2, 5 plus 5, 10. 86 into 2/10 is equal to v. 8 need to just 16, 16, 160, 172, 172/10, 17.2 वोल्ट. अब करंट निकालना होगा मुझे. ये मेरा V आ गया, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 17.2 वोल्ट. अब मैं इसको करंट को निकाल लेता हूँ. 20 माइनस 17.2 डिवाइडेड बाई 2. 17 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा. 2.8 बाई 2 1.4 एम्पियर. आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. थोड़ा लंबा हो गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन था. पहला पार्ट यहाँ सॉल्व किया हूँ, दूसरा पार्ट यहाँ सॉल्व किया हूँ, लास्ट में यहाँ पे सॉल्व किया हूँ. क्लियर? क्लियर है? दिख तो रहा है ना सबको? ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो. थोड़ा सा नीचे का छूट रहा है बट उतना आपको समझ आ गया होगा. ये नीचे में बाई 10 है बस, बाकी सब चीज तो दिख रहा है. क्लियर है? ठीक, तो ये रहे हमारे आज के 30 सवाल. मतलब आज के हमारे 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस में से 15 सवाल आप लोगों ने आज किए, है ना. मिलेंगे फिर अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन सी यू, टाटा, बाय.